हाय गाइज, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं प्रदीप सिंह एक बार आप लोगों के बीच में फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आज आप लोगों के बीच में। सबसे पहले तो मैं अपने सभी मित्रों एवं उन छोटे भाइयों बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं जिन्होंने इस पिछली बोर्ड की परीक्षा में अपनी प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन किया। और मैं एक बार उन्हें फिर शुभकामनाएं दूंगा, बधाइयां दूंगा, जो इस नए शिक्षा सत्र में अपनी नई क्लास में यानी कि क्लास 11th में प्रवेश ले चुके हैं। तो उनको एक बार मैं फिर शुभकामनाएं दूंगा। लगे रहें वो हमारे साथ पूरे जोश व उमंग के साथ, बढ़िया मेहनत करें और हम ऐसा उन्हें भरोसा दिलाते हैं कि कहीं ना कहीं उनको मंजिल तक पहुंचाने में, उनकी राह आसान करने में उनका पूरा सहयोग करेंगे। तो चलते हैं। मैं आपको बताऊं, जैसा कि आपको पता होगा कि इस चैनल के माध्यम से मैं आप लोगों को फिजिक्स पढ़ाऊंगा। क्या पढ़ाएंगे भैया? हम आप लोगों को पढ़ाएंगे फिजिक्स। तो चर्चा करेंगे फिजिक्स में। तो ले चलते हैं आपको आपके टॉपिक पर। फिजिक्स चलेगा। जैसा कि क्लास 10th में अभी तक आप लोग पढ़ते आ रहे हैं, तो क्या पढ़ते आ रहे हैं? साइंस पढ़ते आ रहे हैं। अभी तक आपने क्या पढ़ा भैया? साइंस पढ़ा। भले ही साइंस के अंदर डिवाइडेशन था, आप फिजिक्स भी पढ़ते थे, केमिस्ट्री भी पढ़ते थे, बायोलॉजी भी पढ़ते थे, लेकिन प्रॉपर सब्जेक्ट नेम जो था आपका साइंस ही था। ठीक है। अच्छा हाँ, मैं बताना भूल गया, जो भी विद्यार्थी या जो भी मित्रगण हमसे आज नए जुड़ रहे हैं, वो सबसे पहला काम ये करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो घंटी वाला बटन होगा ना, उसको जरूर दबा देंगे, ताकि अगले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और जो आपके नए मित्रगण है ना, उनको भी शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ये सेशन जो आपके पास आया है, कहीं ना कहीं किसी न किसी आपके मित्र ने आपको शेयर किया होगा। तो जैसे ये सेशन आप तक पहुंचा है, ये प्रोग्राम आपको मिल रहा है, वैसे ही हम चाहेंगे कि आपके सभी मित्र इस प्रोग्राम का लाभ लें, हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा बने। तो सेशन को शेयर करना बिल्कुल ना भूलेंगे और देखते रहें, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इस वीडियो के अंतर्गत आपको वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलेंगे, वो टॉपिक मिलेंगे जो शायद आपने कभी पढ़ा भी हो या ना पढ़ा हो, या कोई कहीं से आपको मिले। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे और पसंद आएगा तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलेंगे। ठीक है। तो चलिए चर्चा करते हैं साइंस पर। चूंकि टॉपिक तो हमारा फिजिक्स है, लेकिन मैंने जैसे कहा कि क्लास 10th में बेसिकली अभी आप पढ़ रहे थे साइंस के नाम से, तो आखिर साइंस क्या है हम पहले उसकी भी चर्चा करेंगे। थोड़ा सा पुराने स्तर से आपको लेकर चलेंगे, क्लास 10th के लेवल से स्टार्ट करेंगे और आपको 11th स्टैंडर्ड तक लेकर चलेंगे। ये हमारा ही टारगेट है। ठीक है, हमारा प्रयास ही है हर बच्चा खास। चलिए, तो हमने कहा अभी तक आप क्या पढ़ रहे थे? साइंस के नाम से पढ़ रहे थे, जिसे आप विज्ञान भी समझते थे, कहते थे क्या है? विज्ञान है। तो हम चर्चा करेंगे कि आखिर साइंस अगर वर्ड आपके दिमाग में आया या आपको सामने पढ़ने के लिए मिला, तो सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है कि सर साइंस कहां से आ गया? आखिर साइंस आया कहां से? साइंस की ओरिजिन क्या है? साइंस का डेवलपमेंट कैसे हुआ? साइंस की उत्पत्ति कैसे हुई? ठीक है, तो चलिए चर्चा करते हैं। तो साइंस भैया लैटिन लैंग्वेज के सिंटिया नामक वर्ड से आया। कहां से आया? साइंस जो वर्ड आप देख रहे हैं, जिसे आप विज्ञान कहते हैं, तो यह साइंस वर्ड लैटिन लैंग्वेज के सिंटिया नामक वर्ड से आया हुआ है। क्लियर? क्या पता चला आपको? साइंस जो है लैटिन लैंग्वेज के, लैटिन भाषा के सिंटिया नामक वर्ड से आया है। तो सर सिंटिया का मतलब क्या होता है? तो सिंटिया का शाब्दिक अर्थ जो होता है टू नो, मतलब जानना। तो बेसिक अगर हम बात करें तो साइंस का मतलब क्या होता है? एक प्रकार से जानना, यानी किसी भी वस्तु के, किसी भी विषय वस्तु के बारे में, किसी पदार्थ के बारे में, किसी भी राज के बारे में जो हम जानने की एक जिज्ञासा होती है, वही क्या है? विज्ञान है। तो अभी तक जिसे आप विज्ञान पढ़ते थे वो एक, हाँ ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में तो पूछा जाने कोई जरूरी नहीं है, लेकिन 10+2 के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है कि विज्ञान किस भाषा का शब्द है। तो आज मैं आपको बता दूं, यही एक खास पॉइंट है, शायद किसी ने आपको बताया। ठीक है, तो विज्ञान जो आप पढ़ते हैं, देखने में आपको लगता है हिंदी वर्ड है, तो मैं आपको बता दूं भैया, विज्ञान हिंदी भाषा का शब्द नहीं है। यहाँ पर लिखा हुआ है विज्ञान जो है आपका, ये है आपका संस्कृत भाषा का शब्द। क्या है? साइंस ही, जिसे हम कहते हैं सिंटिया से निकला हुआ है। सिंटिया से इसकी उत्पत्ति हुई लैटिन लैंग्वेज के। सिंटिया का मतलब होता है टू नो, मींस जानना। लेकिन उसी साइंस जिसे हम विज्ञान कहते थे, यह विज्ञान किस भाषा का शब्द है? साइंस संस्कृत भाषा का शब्द है। साइंस तो बेसिकली अगर बात करें तो क्या है? इंग्लिश लैंग्वेज। समझिएगा, साइंस आपका क्या है? इंग्लिश लैंग्वेज। ओरिजिन कहां से हुई? लैटिन लैंग्वेज के सिंटिया नामक वर्ड से। क्लियर? ओरिजिन होती है लैटिन लैंग्वेज के सिंटिया नामक वर्ड से, जिसका मतलब है जानना। लेकिन अगर हम बात करें इसी को संस्कृत भाषा में क्या कहते हैं? विज्ञान। तो विज्ञान किस भाषा का शब्द हुआ? संस्कृत भाषा का। और इसी साइंस को अरबी भाषा में, समझिएगा, इसी साइंस को अरबी भाषा में हम इल्म भी कहते हैं। इसका मतलब भी होता है जानना। मतलब इल्म का भी वही मतलब है, विज्ञान का भी वही मतलब है, सिंटिया का भी वही मतलब है, साइंस का भी वही मतलब है। भाषाएं अलग अलग हैं, सबका मतलब वही है, जानना। समझ पा रहे हैं ना मेरी बात को? एक बार फिर रिवाइज करवा दूं।
साइंस जिसकी उत्पत्ति लैटिन लैंग्वेज के सेंटिया नामक वर्ड से होती है। इस सेंटिया का मीन्स क्या होता है, मतलब होता है टू नो, मतलब जानना। साइंस जिसे हम विज्ञान भी कहते थे, वो विज्ञान आपके संस्कृत भाषा का शब्द है और अरबी भाषा में इसी साइंस को हम इल्म भी कहते हैं। इन सब का मतलब होता है जानना। तो अगर ये आपने पढ़ा, स्ट्रक्चर पढ़ा इसका, हाँ ये ग्राफ बनाना बिल्कुल मत भूलेगा, जो आपके सामने स्ट्रक्चर बना हुआ है इसको फटाफट नोट कर लीजिएगा। ये स्ट्रक्चर आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा, ठीक है, इससे बिल्कुल भूलेगा नहीं। तो अब हम साइंस को जरा डिफाइन करें कि आखिर विज्ञान की परिभाषा क्या है, या व्हाट इज साइंस की चर्चा करें, ठीक है। जरा पढ़ेंगे साइंस या विज्ञान। विज्ञान प्राकृतिक घटनाओं को यथासंभव विस्तृत एवं गहनता से, समझिएगा सबसे पहली बात, एक पॉइंट नोट करने की बात यह है कि विज्ञान है क्या, तो प्राकृतिक घटनाओं को, यहां पर एक वर्ड आ रहा है आपको प्राकृतिक घटनाएं, समझिएगा। तो विज्ञान क्या है, विज्ञान प्राकृतिक घटनाओं को यथासंभव, मतलब जो संभव हो सके, विस्तृत एवं गहनता से, मतलब एक उसका एक्सपेंशन, विस्तार करें, और डिटेल से भी, मतलब यहां पर समझिएगा एक वर्ड विस्तृत आया हुआ है और दूसरा गहनता, मतलब उसका विस्तार भी करना है, उसका कोई पॉइंट छूटने भी ना पाए, यानी डिटेल में ब्रीफली उसको समझना भी है। समझिएगा, विज्ञान प्राकृतिक घटनाओं को यथासंभव विस्तृत एवं गहनता से समझने के लिए किया जाने वाला सुव्यवस्थित प्रयास है। एक वर्ड फिर से मिला आपको, सुव्यवस्थित, ध्यान दीजिएगा। एक निश्चित व्यवस्था होती है, एक फिक्स ऑर्डर होता है। अगर ऐसा कुछ एक निश्चित व्यवस्था और एक फिक्स ऑर्डर अगर नहीं है तो हम उसको विज्ञान नहीं कहेंगे। विज्ञान की एक खासियत है, अगर विज्ञान किसी वस्तु को कहना है तो उसमें सुव्यवस्थित तरीका होना चाहिए, एक फिक्स ऑर्डर होना चाहिए। तो क्या समझ पा रहे हैं, विज्ञान प्राकृतिक घटनाओं को यथासंभव विस्तृत एवं गहनता से समझने के लिए किया जाने वाला सुव्यवस्थित प्रयास है, जिसमें इस प्रकार अर्जित ज्ञान का, अब जब हम ये अध्ययन करते हैं, समझते हैं, प्रयास करते हैं समझने का, जिसमें इस प्रकार से अर्जित ज्ञान का उपयोग परिघटनाओं, जो इवेंट्स होती हैं, फिनोमेना होती हैं, परिघटनाओं को भविष्य कथन, संशोधन व नियंत्रण के लिए, कंट्रोलिंग के लिए किया जाता है। मतलब विज्ञान के माध्यम से हम क्या करते हैं, कोई भी नेचुरल फिनोमेना है, कोई भी नेचुरल इवेंट्स है, यानी प्राकृतिक घटनाएं हैं, उनका यथासंभव हम विस्तृत एवं गहनता से अध्ययन करने के लिए एक प्रयास करते हैं। क्या है, विज्ञान एक प्रकार का प्रयास है इन सबको करने के लिए, जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं, अर्जित ज्ञान का उपयोग क्या करते हैं, परिघटनाओं के भविष्य कथन, मतलब इस स्टडी से, इस प्रयास से जो हम कंक्लूजन पर पहुंचते हैं, उसके थ्रू हम क्या क्या कर सकते हैं, किसी भी भौतिक परिघटना के बारे में हम फ्यूचर मतलब भविष्यवाणी भी कर सकते हैं, उसमें कुछ संशोधन भी कर सकते हैं अगर हमें कुछ कमियां मिली, या भौतिक परिघटनाओं के बारे में नियंत्रण भी कर सकते हैं। वैसे अभी तक आप विज्ञान की जो परिभाषा पढ़ते थे गलत नहीं थी, लेकिन कहीं ना कहीं वो अधूरी थी। जो आप पढ़ते थे कि विज्ञान क्या पढ़ते थे आप, किसी भी विषय वस्तु के सुव्यवस्थित, सुसंगठित तथा क्रमबद्ध तरीके से किया हुआ ज्ञान विज्ञान होता है, गलत नहीं था, वो भी आप पढ़ते थे, बिल्कुल सही है। लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा वह अधूरी परिभाषा लग रही थी, तो आज मैंने इसको डिटेल में समझाने का प्रयास किया है। इसे नोट कर लीजिएगा, एक बार पढ़िएगा, बिल्कुल समझाएगा, गलत नहीं है आपकी वो परिभाषा। एक बार फिर याद दिला दूं, विज्ञान किसी भी विषय वस्तु के सुव्यवस्थित, सुसंगठित तथा क्रमबद्ध तरीके से लिया हुआ ज्ञान है। यहां पर जो हमने बताया कि विज्ञान प्राकृतिक घटनाओं को यथासंभव विस्तृत एवं गहनता से समझने के लिए किए जाने वाला सुव्यवस्थित प्रयास है, जिससे इस प्रकार अर्जित ज्ञान का उपयोग परिघटनाओं के भविष्य कथन, संशोधन व नियंत्रण के लिए किया जाता है। तो ये था आपका बेसिक स्ट्रक्चर यानी साइंस का। ये सब आप पढ़ चुके थे पिछली क्लास में, जो मुझे लगा कि नहीं बताने लायक है, मैंने बताने का प्रयास किया। अब जो आपका टॉपिक है, चूंकि आप क्लास 11th में आ चुके हैं, अब यहाँ पर आपको साइंस के नाम से नहीं पढ़ना है, यहाँ पर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री अलग अलग पढ़ना है, बायोलॉजी अलग पढ़ना है। तो हम एक ब्रांच की बात करेंगे, साइंस की ही एक ब्रांच है जिसे आप कहते हैं फिजिक्स। तो अब चर्चा करेंगे हम फिजिक्स पर। जिन विद्यार्थियों ने, जिन मित्रों ने अभी तक सेशन को शेयर ना किया हो, वह जल्द से जल्द अपने सभी मित्रों को एक बार सेशन को शेयर करें। शेयर करने में कंजूसी ना करें। चलिए, साइंस से ही आपने क्या देखा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो वगैरह। तो ठीक है, हम चूंकि फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो फिजिक्स की चर्चा करेंगे। साइंस से ही एक ब्रांच निकल रही है ना फिजिक्स, तो यानी कि फिजिक्स जिसे हम भौतिक विज्ञान कहते हैं, क्या बोलते हैं हिंदी में, भौतिक विज्ञान। तो ये क्या है आपका, ये एक साइंस की ही ब्रांच है। मतलब अगर हम बात करें भौतिक विज्ञान की या फिजिक्स की, ये क्या है, विज्ञान की एक शाखा है। क्या है भैया, विज्ञान की एक शाखा है। भौतिक विज्ञान
विज्ञान की वह शाखा है, समझते रहिएगा, भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें क्या, बोले बोले, हाँ एनीवन, कोई भी बोले अगर किसी को दिमाग में बात आ रही हो। भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें प्रकृति व प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। क्या है? भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत प्रकृति व प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। मतलब कह सकते हैं फिजिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ साइंस इन विच द स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स नेचुरल फिनोमेना। समझिएगा, भौतिक विज्ञान विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत हम प्रकृति एवं प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करते हैं। एक दूसरी परिभाषा भी आप लोग नोट कर सकते हैं कि भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें ऊर्जा, द्रव्यमान व उनकी अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। मतलब क्या है? एनर्जी, मास या उनसे जो अदर एक्टिविटीज हैं उनके बारे में स्टडी करते हैं, वो भी क्या है? आपका भौतिक विज्ञान है। भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम ऊर्जा, द्रव्यमान व उनकी अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन करते थे। तो ये आपकी बेसिक परिभाषा हुई आपकी भौतिक विज्ञान की। अब आप चलेंगे अपने टॉपिक पर, जो आपका पहला चैप्टर है यूनिट एंड मेजरमेंट, यानी मात्रक एवं मापन पर। हाँ, अभी भौतिक विज्ञान की परिभाषा में किसी कोई डाउट हो तो पूछ सकता है। हाँ, किसी को किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम्स आती है अगर टॉपिक को समझने में, हो सकता है कोई पॉइंट्स आपको क्लियर ना हो पाए, तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्ञानांजलि फिजिक्स क्लासेस बाय प्रदीप सर सर्च करेंगे, उसको ज्वाइन करिए और उसमें अपनी कोई भी प्रॉब्लम हम तक शेयर कर सकते हैं। या हमारे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर 9621193558 पर भी अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो किसी भी प्रकार से कोई भी टेंशन नहीं लेना, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। टॉपिक को बेहतर तरीके से, बिल्कुल आसान तरीके से, अब आपको एक बात और नोट कर लेना है, फिजिक्स आपको बिल्कुल भी रटने की जरूरत नहीं है। फिजिक्स सिर्फ आपको समझना है। यहाँ पर हम बिल्कुल आसान और बेहतर तरीके से फिजिक्स आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। चलिए टॉपिक पर चलते हैं, यूनिट एंड मेजरमेंट, यानी कि मात्रक एवं मापन। यूनिट एंड मेजरमेंट यानी कि मात्रक एवं माप, यह है आपका टॉपिक फर्स्ट। अब हम चर्चा करेंगे यूनिट और मेजरमेंट की। तो यूनिट एंड मेजरमेंट की अगर बात करें तो आखिर यूनिट एंड मेजरमेंट होगा किसका? कोई ना कोई क्वांटिटी होगी। तो आखिर क्वांटिटी क्या होगी? तो कोई ना कोई फिजिकल क्वांटिटी होगी। सबसे पहले हेडिंग होगी आपकी फिजिकल क्वांटिटी, यानी कि भौतिक राशियां। भौतिक राशियां क्या है? पहला टॉपिक नोट करते जाएंगे, भौतिक राशियां। आखिर क्या होती है भौतिक राशियां? फिजिकल क्वांटिटीज हम किन्हें कहते हैं? तो समझिएगा, वे राशियां जिनका संबंध, नोट कर जाइएगा, वे राशियां जिनका संबंध किसी भौतिक परिघटना से होता है, भौतिक राशियां कहलाती हैं। क्या है? वे राशियां जिनका संबंध किसी भौतिक परिघटना से होता है, भौतिक राशियां कहलाती हैं। एक वर्ड आपको थोड़ा सा डाउट कर रहा होगा, मैं बता दूं कि भौतिक परिघटना क्या है। भौतिक परिघटना की बात करें, नेचुरल में जितनी भी घटनाएं होती हैं, ठीक है, इस नेचर में, इस प्रकृति में जो भी घटनाएं होती हैं, सभी की सभी भौतिक घटनाएं ही हैं। और उन सभी घटनाओं से संबंधित जो राशियां कहलाती हैं वही क्या कहलाती हैं? भौतिक राशियां। तो समझने का प्रयास करेंगे, वे राशियां जिनका संबंध किसी भौतिक परिघटना से होता है, भौतिक राशियां कहलाती हैं, यानी फिजिकल क्वांटिटीज कहलाती हैं। दोज क्वांटिटीज व्हिच आर रिलेटेड टू द नेचुरल इवेंट्स या फिजिकल इवेंट्स आर नोन एज फिजिकल क्वांटिटीज। क्लियर? चलिए अब चर्चा करेंगे कि फिजिकल क्वांटिटीज होती कितने टाइप की हैं। भैया बेसिकली फिजिकल क्वांटिटीज आपकी 2 टाइप की होती है, समझेंगे।
फिजिकल क्वांटिटीज की अगर हम बात करते हैं तो फिजिकल क्वांटिटीज आपकी 2 टाइप की होती है। पहला है आपका फंडामेंटल क्वांटिटीज, फंडामेंटल क्वांटिटीज, और दूसरा है आपका डिराइव्ड क्वांटिटीज। समझिएगा, मतलब फंडामेंटल क्वांटिटीज जिसे हम कहते हैं मूल राशियां, क्या कहते हैं, मूल राशियां, और डिराइव्ड क्वांटिटीज जिसे हम कहते हैं व्युत्पन्न राशियां। आखिर दोनों में डिफरेंस क्या है समझेंगे इसका। फिजिकल क्वांटिटीज आपकी बेसिकली 2 टाइप की होती है, ठीक है। पहला आपका हमने क्या बताया, पहला है आपका फंडामेंटल क्वांटिटीज यानी कि मूल राशियां, और दूसरा है आपका डिराइव्ड क्वांटिटीज यानी कि व्युत्पन्न राशियां। आखिर क्या है मूल राशियां समझेंगे। जरा सा मैं इनको मजाकिया तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा, आपको हंसी भी आएगी लेकिन समझ में भी पक्का आएगा, इस बात की पूरी गारंटी है, ठीक है। समझने का प्रयास कीजिएगा। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं। फॉर एग्जांपल, जिस स्कूल या कॉलेज में आप लोग पढ़ रहे हैं, जिस कॉलेज में या जिस स्कूल में या जिस संस्थान में आप लोग पढ़ रहे हैं, तो उस कॉलेज के मैनेजर के बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है। कॉलेज के कोई ना कोई मैनेजर होंगे। अच्छा, मैनेजर होगा कौन? अरे जिसने बिल्डिंग बनवाई होगी, जिसने पैसा खर्च किया होगा, जिसने इंस्टीट्यूशन ओपन किया होगा, तो मतलब उस कॉलेज के मैनेजर की बात करते हैं। तो क्या उस कॉलेज के मैनेजर पर डे चेंज होंगे या प्रबंधक प्रतिदिन बदलेंगे? नहीं ना। लेकिन उस विद्यालय में पढ़ा रहे शिक्षक, हो सकता है कोई शिक्षक ऐसे पढ़ा रहे हो जिनकी सैलरी सुटेबल ना मिल रही हो, उन्होंने छोड़ दिया हो विद्यालय, तो कोई ना कोई तो आपको पढ़ाने दूसरा टीचर आएगा ना। तो जो दूसरा टीचर आएगा, अब हो सकता है दूसरा टीचर भी आ रहा है, उस टीचर की कोई बात बच्चों को समझ में ना आ रही हो, तो मैनेजमेंट कहीं ना कहीं उस टीचर को भी रिप्लेस करे, कोई थर्ड पर्सन आएगा। मतलब क्या होगा, मेरे कहने का है समझिएगा कि मतलब उस विद्यालय में मैनेजर के थ्रू टीचर्स बदल रहे हैं। अकॉर्डिंग टू मैनेजर टीचर चेंज हो रहे हैं, लेकिन मैनेजर तो चेंज नहीं हो रहा ना। मतलब उस विद्यालय का मैनेजर चेंज नहीं हो रहा। तो जब मैनेजर चेंज नहीं हो रहा, मतलब एक ऐसा पर्सन बैठा हुआ जिसको हम चेंज नहीं कर पा रहे, यानी कि वे राशियां जिनको हम किसी अन्य राशि के पदों में व्यक्त नहीं कर सकते, क्योंकि मैनेजर को हम किसी अदर की जगह रिप्लेस नहीं कर सकते, यानी वे राशियां समझिएगा जिनको हम किसी अन्य राशि के पदों में व्यक्त नहीं कर सकते, मूल राशियां कहलाती हैं। और वे राशियां जिनको हम मूल राशि के पदों में व्यक्त कर सकते हैं, वे उत्पन्न राशियां कहलाती हैं। फॉर एग्जांपल, जो टीचर्स थे मैनेजर के अकॉर्डिंग चेंज हो रहे थे, तो वो क्या होगा, एक प्रकार से आपकी उत्पन्न राशियां हो गई। और जो यहाँ पर मैनेजर थे वो चेंज नहीं हो रहे थे, उनको हम किसी अन्य की जगह रिप्लेस नहीं कर पा रहे थे, तो वो आपका क्या हो गया, मूल राशियां। एक बार समझेंगे, वे भौतिक राशियां जिन्हें हम किसी अन्य राशि के पदों में व्यक्त नहीं कर सकते, मूल राशियां कहलाती हैं। और वे भौतिक राशियां जिन्हें हम मूल राशि के पदों में व्यक्त कर सकते हैं, वे उत्पन्न राशियां कहलाती हैं। समझ में आया हो तो हम सब करें बिल्कुल, और फटाफट वीडियो को शेयर करें। तो समझिएगा हमने क्या कहा, मूल राशियां। उम्मीद है सबको बढ़िया समझ में आया होगा। तो मूल राशि क्या है भैया, वे भौतिक राशियां जिन्हें अन्य राशि के पदों में व्यक्त नहीं किया जा सकता, ये आपकी हो गई मूल राशियां। मतलब वे भौतिक राशियां जिन्हें हम किसी अन्य राशि के पदों में व्यक्त नहीं कर सकते, मूल राशियां कहलाती हैं। तो फिर व्युत्पन्न राशियां क्या हैं, जिन्हें मूल राशि के पदों में व्यक्त किया जा सकता है। समझिएगा, व्युत्पन्न राशियां क्या है, वे भौतिक राशियां जिन्हें मूल राशि के पदों में व्यक्त किया जा सकता है, व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। और वे भौतिक राशियां जिन्हें हम अन्य राशि के पदों में व्यक्त नहीं कर सकते, नहीं किया जा सकता, वे आपकी मूल राशियां कहलाती हैं। तो इस प्रकार से आपकी जो फिजिकल क्वांटिटीज थी, भौतिक राशियां थी, वह आपके 2 प्रकार की हुई। पहली मूल राशियां, दूसरा व्युत्पन्न राशियां। मूल राशियां क्या है, जिन्हें हम अन्य राशि के पदों में व्यक्त नहीं कर सकते। व्युत्पन्न राशियां क्या है, जिन्हें हम मूल राशि के पदों में व्यक्त कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर चर्चा करते हैं, यूनिट एंड मेजरमेंट, यानी कि जो आपके चैप्टर का नाम है उसी पर थोड़ा सा डिटेल पे चर्चा करेंगे कि आखिर क्या है मात्रक और क्या है मापन, समझेंगे। मापन की बात अगर हम करें तो अभी तक आप लोग पढ़ रहे होंगे कि वो किसी के घर की लंबाई नापने जा रहे हैं। इसका एक वर्ड आप जो अशुद्ध वर्जन था वो आप पढ़ते थे, नापना। ये भैया क्या है, अशुद्ध है, ठीक है। ये अशुद्ध है, शुद्ध नहीं है। शुद्ध वर्ड क्या है आपका, मापन है। अभी तक जो हम कहते थे खेत नापने जाना है, खेत की लंबाई नापना, चौड़ाई नापना है, या किसी घर की लंबाई चौड़ाई नापना है, या कपड़ा ही हम कहते थे 2 मीटर नाप के दे दो। ये नाप जो हम पढ़ते थे, नाप ना होकर के एक्चुअल में क्या है, माप है, ठीक है, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं मेजरमेंट, ठीक है। तो चलिए समझते हैं। अच्छा, आप लोगों ने देखा भी होगा
कि जब मापने की बात करते हैं, नापने की, आपके लिए मुझे बता दूं, नापने की बात करते हैं तो आप जब कपड़ा लेने जाते हैं तो एक खास बात आपने ये देखी होगी कि कपड़े को आप नापने के लिए उसके पास एक लोहे की छड़ होती है जिसे वो कहते हैं मीटर, ठीक है, मीटर बोलते हैं, और उस मीटर से नापते हैं। मतलब कपड़ा तो आपका नापा पाया नहीं था, वो अननोन था या अज्ञात राशि थी, लेकिन जो उसकी छड़ थी ना वो एक क्या था, मानक था, स्टैंडर्ड था, या वो ज्ञात राशि थी, उसकी पता था कि वो 1 मीटर की है। तो यानी कहने का मतलब ये है कि जो ये मीटर स्केल थी, मीटर स्केल थी, ये ज्ञात राशि थी या मानक राशि थी, लेकिन जो यहां पर कपड़ा था, समझिएगा ये क्या है, अज्ञात, यानी कि अननोन क्वांटिटी है। कपड़ा अज्ञात है क्योंकि कपड़ा थोक पड़ा हुआ है, कितना है हमें पता नहीं है, हमें जो लेना है हम वो बताएंगे। लेकिन यहां पर मीटर स्केल की एक फिक्स वैल्यू है कि मीटर इतना ही है। अगर 1 मीटर की बात करें 100 सेंटीमीटर ही है, या उसकी एक मानक वैल्यू है, ठीक है, इतना ही। मतलब एक यहां ज्ञात है, दूसरा अज्ञात है। हम किससे किसको मेजर करते हैं, मीटर स्केल से कपड़ा नापते हैं ना, मतलब ज्ञात राशि से अज्ञात राशि को नापते हैं। अच्छा, नापने में करते क्या है, अगर हमें 2 मीटर कपड़ा लेना होता है, समझिएगा, बिल्कुल स्टोरी फिजिकल आपके डेली लाइफ बता रहा हूं, अगर हमें 2 मीटर कपड़ा लेना होता है तो हम क्या करते हैं, इस मीटर स्केल से 2 बार नापते हैं, इस मीटर स्केल से 2 बार नापते हैं। मतलब हमने क्या किया, इस ज्ञात राशि से अज्ञात राशि की तुलना की, 2 बार राउंड किया। तो समझिएगा, किसी ज्ञात राशि से अज्ञात राशि की तुलना करना ही क्या कहलाता है, मापन कहलाता है। समझिएगा, किसी ज्ञात राशि से अज्ञात राशि की तुलना करना मापन कहलाता है। और मापन की प्रक्रिया में जिस ज्ञात राशि का प्रयोग करते हैं, जिस मानक राशि का प्रयोग करते हैं, वह उस भौतिक राशि का मात्रक कहलाता है। समझ में आया हो तो फटाफट संपर्क करें। एक बार फिर समझिएगा, किसी ज्ञात राशि से अज्ञात राशि की तुलना करना ही मापन कहलाता है। और इस मापन की प्रक्रिया में जिस ज्ञात राशि का, जिस मानक राशि का प्रयोग करते हैं, वह मानक राशि उस भौतिक राशि का मात्रक कहलाती है। तो चलिए चर्चा करते हैं। मापन, हमने क्या कहा, किसी ज्ञात राशि से अज्ञात राशि की तुलना करना, कंपैरिज करना क्या कहलाता है, मापन कहलाता है। समझिएगा, किसी ज्ञात राशि से अज्ञात राशि की तुलना करना मापन कहलाता है। और मापन की प्रक्रिया में, समझिएगा इधर, मापन की प्रक्रिया में जिस ज्ञात यानी कि मानक राशि का प्रयोग करते हैं, समझिएगा, मापन की प्रक्रिया में जिस मानक राशि का प्रयोग करते हैं, वह उस भौतिक राशि का मात्रक कहलाती है। यहां पर आपको 2 वर्ड मैंने क्लियर किए, एक तो था आपका मापन जिसे हम कहते हैं मेजरमेंट, और दूसरा था आपका मात्रक जिसे हम कहते हैं यूनिट। समझिएगा, किसी ज्ञात राशि से अज्ञात राशि की तुलना करना मापन कहलाता है। ये मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। एग्जांपल देके जैसे मैंने समझाया है कि ज्ञात राशि क्या थी, वहां छड़ थी, क्या थी, मीटर स्केल थी, और इस आपकी लोहे की रॉड थी। मीटर स्केल से या मीटर के पैमाने से हमने अज्ञात राशि कपड़े को मापा। 2 मीटर चाहिए था, 2 बार मापा। 3 मीटर चाहिए था, 3 बार मापा। मतलब ज्ञात से अज्ञात की तुलना की, यह प्रक्रिया मापन कहलाती है। लेकिन इस मापन की प्रक्रिया में हमने किसका प्रयोग किया, मीटर का प्रयोग किया ना। तो इस मापन की प्रक्रिया में मीटर क्या था, एक मानक था ना, स्टैंडर्ड था, फिक्स था। तो इस मापन की प्रक्रिया में जिस मानक राशि का, जिस ज्ञात राशि का प्रयोग करते हैं, वह उस भौतिक राशि का मात्रक कहलाती है। आई होप यू अंडरस्टैंड। उसके बाद हम बात करेंगे, अगर हम बात करें मात्रक की, तो मात्रक से पहले ध्यान दीजिएगा, मात्रक से पहले जिस मापन की, जिस भौतिक राशि की तुलना करते हैं, उसकी संख्या लिख का प्रयोग करते हैं। जैसे हमें किसी चीज को लिखना है, मान लेते दूरी, हम बात करते हैं कि यहाँ से उसकी दूरी 20 मीटर है, तो दूरी 20 मीटर, तो जो हमने तुलना की, तो यहाँ पर 20 एक संख्या हो गई, और मीटर क्या हो गया, उसका मात्रक हो गया। हमने किसको रिप्रेजेंट किया, दूरी को रिप्रेजेंट किया ना। मतलब उस भौतिक राशि को रिप्रेजेंट करने के लिए उसके मात्रक से पहले एक संख्या लिख का प्रयोग करते हैं। समझिएगा, किसी भी भौतिक राशि को अगर हम व्यक्त करना चाहते हैं, प्रदर्शित करना चाहते हैं, तो उसके मात्रक से पहले एक संख्या लगा करके उसकी दूरी को या उस भौतिक राशि को व्यक्त करते हैं। तो इस प्रकार से आपने मात्रक भी पढ़े, मापन भी पढ़ा। ठीक है, क्या पढ़ा आपने, मापन पढ़ा, मात्रक। मुझे उम्मीद है समझ में बढ़िया आया होगा। फिर भी किसी को कोई डाउट हो तो एक बार वीडियो को रिपीट करके देख लेंगे। अब बात करते हैं मात्रक
तो मात्रक भी आपके दो प्रकार के होते हैं, ठीक है, नोट करिएगा इसको लिखिए। मात्रक भी आपके दो प्रकार के होते हैं। जैसे राशियां आपके टू टाइप्स की होती हैं, फंडामेंटल एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज, वैसे ही आपके मात्रक भी दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। पहला है आपका मूल मात्रक यानी कि फंडामेंटल यूनिट्स, एंड दूसरा है आपका व्युत्पन्न मात्रक यानी कि डिराइव्ड यूनिट। समझिएगा, फंडामेंटल यूनिट क्या होगा एंड डिराइव्ड यूनिट क्या होगा। अभी आपने फंडामेंटल क्वांटिटी पढ़ी है, तो कहने का मतलब ये है कि मूल राशियों को मापन के लिए, ठीक है, मूल राशियों को व्यक्त करने के लिए जिन मात्रकों का प्रयोग करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? मूल मात्रक। समझिएगा, मूल राशियों को व्यक्त करने के लिए जिन मात्रकों का प्रयोग करते हैं उन्हें हम कहते हैं मूल मात्रक। समझिएगा, बिल्कुल बेसिकली, ठीक है। एंड व्युत्पन्न राशि को व्यक्त करने के लिए जिन मात्रकों का प्रयोग करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? व्युत्पन्न मात्रक। समझ में आया? यानी मात्रक आपके टू टाइप्स के थे, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। मूल राशियों को व्यक्त करने के लिए जिन मात्रकों का प्रयोग करते हैं या मूल राशि के मात्रकों को मूल मात्रक कहते हैं, एंड व्युत्पन्न राशि के मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं, ठीक है। तो गाइस, अगर यहां तक समझ में आया हो तो वीडियो को फटाफट लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बने रहिए हमारे साथ, हम आपके लिए ऐसे ही नेक्स्ट टॉपिक के वीडियो लेकर आते रहेंगे और आपको बेहतर समझाने का प्रयास करेंगे। एक बार फिर वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक का बटन दबाना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर पे आपके साथ। तब तक के लिए बाय बाय।